बीए पार्ट थर्ड की पॉलिटिकल साइंस सेकंड में आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है भारत की विदेश नीति। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बीए पार्ट थर्ड में सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है भारत की विदेश नीति का। तो सबसे पहले जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं वो आते हैं आपके। तो यहां यदि हम पुराने प्रश्न पत्र देखें तो पुराने प्रश्न पत्रों में आप देखेंगे कि 2-2 नंबर के प्रश्न इसमें खूब बनते हैं। जैसे भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत, कोई 2 सिद्धांत बताइए। भारत की विदेश नीति के 2 उद्देश्य बताइए। भारत की विदेश नीति में वर्तमान जो बदलाव है उनके कोई 2 बिंदु बताइए। भारत की विदेश नीति पर किन लोगों का प्रभाव है, वैचारिक प्रभाव किन किन नेताओं का है वो आप बताइए। तो इस तरह के आप देखेंगे गुजराल सिद्धांत आपसे पूछ लिया, कभी लुकिस्ट पॉलिसी आपसे पूछ ली, भारत की सार्क के प्रति नीति। तो ओवरऑल हम देखें तो बहुत प्रश्न इसके अंदर छोटे छोटे आपके बनते हैं। बड़े प्रश्नों में यदि हम बात करें तो एक प्रश्न तो बनता है कि भारत की विदेश नीति की विशेषताएं बताइए या मूल प्रवृत्तियां बताइए। एक प्रश्न इसमें बनता है कई बार, क्योंकि विदेश नीति किसी भी राष्ट्र की हो, वह जैसे हमारा स्वभाव है, एक तो स्थायी हमारे अंदर प्रवृत्तियां होती है और एक वो प्रवृत्तियां हैं जो हमारे हित और हमारी परिस्थितियों के अनुरूप हमें समय समय पर बदलनी पड़ती है, जिनके अकॉर्डिंग हम दूसरे लोगों से व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही हर देश की विदेश नीति में भी सर्वोपरि जो चीज है, आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ा है कि सबसे बड़ी जो चीज है वो है हित। मॉर्गन तो कहते हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमी, परमानेंट फैक्टर इज ओनली वन दैट कॉल्ड इंटरेस्ट। अर्थात इस हमारा कोई भी स्थायी शत्रु नहीं है, कोई स्थायी मित्र नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो स्थायी होते हैं तो वो उस राष्ट्र के हित हैं, वो स्थायी होते हैं। इसलिए हर राष्ट्र को हमेशा अपने हितों को सर्वोपरि रखना पड़ता है और अपने हितों के सर्वोपरि रखते हुए वह अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। विदेश नीति का संचालन क्यों करना पड़ता है ये आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। हम भी समाज में रहते हैं और जब समाज में हम रहते हैं तो हमें अपने विकास और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें, चूंकि हम सामाजिकरण समाज में रहते हैं तो स्वाभाविक है कि संबंध अपने आप डेवलप हो जाते हैं। हमारे चाहने से भी संबंध कई बार डेवलप होते हैं, कई बार हमारे नहीं चाहने के बावजूद भी संबंध डेवलप होते हैं। जैसे शत्रुता कोई चाहता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब विभिन्न राष्ट्रों के हितों में टकराहट होती है, क्योंकि आप भी डेवलपमेंट के मार्ग पे चल रहे हो, दूसरा भी अपने मार्ग पे चल रहा है, जैसे ही दोनों अपने अपने मार्ग पे चलेंगे तो उनमें कई बार इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, हितों में संघर्ष होने शुरू हो जाते हैं। तो जहां हितों में मेल मिलाप होता है वहां आप देखिए कि मित्रता के संबंध स्थापित हो जाते हैं और जहां मतों में जहां मत भिन्नता हो जाती है, जहां हितों को लेकर उनके बीच में आपस में क्लेश उत्पन्न हो जाता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, तो वहां शत्रुता के संबंध स्थापित होने शुरू हो जाते हैं। समझ गए आप इस चीज को? तो अब हम देखिए कि जैसे आपने विदेश नीति के बारे में पढ़ा, विदेश नीति कोई नया तत्व नहीं है। आपने भारतीय राजनीति में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं मनु, कौटिल्य, शुक्र, और आपने सब ने इनमें एक टॉपिक पढ़ा था परराष्ट्र नीति सिद्धांत। तो परराष्ट्र जो नीति है इसे हम आज के दौर में किस नाम से पुकारते हैं? विदेश नीति। दूसरों के प्रति जो नीति है, दूसरों के प्रति नीति या अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रति हमारी क्या नीति है, ठीक है ना? तो हमारी जो बाह्य नीति है, हमारी जो अंतरराष्ट्रीय नीति है, हमारी जो विदेश नीति है, ये हमें देखनी है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जो राष्ट्र होते हैं, जिस प्रकार हम जब दूसरों के प्रति कोई व्यवहार करते हैं तो हमारे व्यवहार में हमारे परिवार के, हमारे संस्कारों के, हम जिस एनवायरनमेंट में पले बढ़े हैं, जिन लोगों का हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ा है, उन सब के अनुसार हमारा एक स्वभाव बनता है। उसी प्रकार उस राष्ट्र के जो प्रभावशाली नेता होते हैं, जिन्होंने उस राष्ट्र को एक दिशा दी है, उसका प्रभाव उनकी विदेश नीति पे देखने को मिलता है।
समझ गए आप इस चीज को? जब हम इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत पे जो मुख्य प्रभाव पड़ा है भारत की विदेश नीति पे, या भारत को जो लीड जब किया स्वतंत्रता आंदोलन में, वो हमारे महात्मा गांधी जी ने किया। तो जो गांधी जी के मूल सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, शांति, ये सारी चीजें जो है मुख्य रूप से उन सब का प्रभाव हमें कहां देखने को मिलता है? भारत की विदेश नीति पर देखने को मिलता है। भारत की विदेश नीति पर मुख्य प्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा। तो पंडित जी का जो आप देखेंगे कि स्वभाव है वो भी उदारवादी रहा है, समाजवाद को उन्होंने पसंद किया, समानता को उन्होंने पसंद किया। तो लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा के होने के कारण उनकी नीति भी काफी लिबरल रही, आइडियलिस्ट उनकी नीति रही, आदर्शवादी उनकी नीति रही। तो हमने हमेशा उन्होंने उनकी आप देखिए विदेश नीति पे सबसे ज्यादा प्रभाव नेहरू जी का हमें देखने को मिलता है। तो आदर्शवादिता की जो थ्योरी है, आदर्शवादिता का जो सिद्धांत है, वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग विदेश नीतियों पे अलग अलग विचारक या स्रोत हैं, वो उसके जो प्रभाव है वो पड़ते हैं। तो भारत की विदेश नीति पे अपन बात कर रहे थे कि भारत की विदेश नीति पर ये प्रभाव आप देख सकते हैं। तो अब अहिंसा, आदर्श, आदर्शात्मक जो परिस्थितियां हैं, सत्य, शांति, विश्व शांति, पंचशील, गुट निरपेक्षता, ये जो आप देखेंगे ये सारी नीतियां हमारे इन्हीं महापुरुषों की देन है, जिसका समावेश हमने भारतीय विदेश नीति में किया, और भारतीय विदेश नीति पर वो प्रभाव हम देखने को हमें मिलता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जब आप बात करते हैं चीन की, तो उनकी विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा है माओ त्से तुंग का। ठीक है, अब आपको ध्यान में है कि माओ त्से तुंग, जिन्हें हम शक्ति के उपासक के रूप में, शक्ति के पुजारी के रूप में मानते हैं, जो ये मानते थे कि शक्ति है वो बंदूक की नली से निकलती है, और वो शक्ति में विश्वास करने वाले थे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि चीन की विदेश नीति में यदि उसके मूल सिद्धांतों में देखें, उसके स्वभाव में आप देखें, तो वहां आपको आक्रामकता दिखाई देती है, शक्ति का विस्तार वहां दिखाई देता है। वो हर समस्या का समाधान शक्ति के माध्यम से चाहते हैं। ठीक है ना? तो ये उदाहरण मैंने दिए हैं कि जिस प्रकार हमारी विदेश नीति पर हमारे महापुरुषों का प्रभाव पड़ा, और हमारे विदेश नीति पे हम देखते हैं कि आज उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने अपनी विदेश नीति को दिशा दी है। वैसे ही अन्य राष्ट्रों की भी अलग अलग उनके जो नेता होते हैं, जिन पर उनका बड़ा प्रभाव होता है, वो हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की, अर्थात जिन पर भारतीय विदेश नीति का मूल आधार टिका हुआ है, जो पूरे विश्व में भारतीय विदेश नीति को एक पहचान दिलाते हैं, अर्थात स्थायी जो स्वभाव जो हमारे व्यक्तित्व का होता है, वैसे ही हमारी विदेश नीति के वो स्थायी स्वभाव, स्थायी आदतें, स्थायी सिद्धांत, जिन पर हम परिस्थिति चाहे कैसी भी रही हो, हमने हमेशा से इनकी पालना की है। केवल हमने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता, इनके लिए हम अपनी नीति को परिवर्तनशील करते हैं। तो प्रश्न आपके कई बार यह पूछा जाता है कि भारतीय विदेश नीति स्थायित्व एवं परिवर्तनशीलता का मिश्रण है। ठीक है, तो इसका एक पार्ट हम सबसे पहले देखते हैं, भारतीय विदेश नीति के स्थायी तत्व कौन कौन से हैं, या मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, या प्रमुख जो उद्देश्य निर्धारित हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारी विदेश नीति हमेशा अंतरराष्ट्रीय शांति का समर्थन करती है। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति का हमने हमेशा समर्थन किया है। हमने चाहे बहु पक्षों में विवाद हो, चाहे द्विपक्षों में विवाद हो, हमारा प्रयास ये रहता है कि चाहे विश्व के मामले हो, चाहे हमारे खुद के मामले हो, हम शांतिपूर्वक तरीकों से बातचीत, जो शांतिपूर्ण तरीके होते हैं समस्याओं के समाधान के, विवादों को हल करने के जो शांतिपूर्ण तरीके होते हैं, हमने हमेशा प्रमुखता उनको दी है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति के जितने भी मिशन हुए हैं जो यूएनओ द्वारा चलाए गए हैं, चाहे अन्य में जहां भी हमारी आवश्यकता पड़ी है, वहां भारत कभी भी पीछे नहीं रहा है। हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर प्रमुखता से भारत ने अपना पक्ष रखा है, और जहां भी जो भी पक्ष गलत होता है, वहां भारत ने उस पक्ष का खुलकर विरोध किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति भारत की
विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता रही है। विदेश नीति का निर्धारण करते समय हम हमेशा उन पक्षों को ध्यान में रखते हैं, उन तत्वों को ध्यान में रखते हैं जो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देते हैं। क्लियर है चीज? तो ये हो गया हमारे भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। दूसरी हम बात करें तो भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत जिसने पूरे विश्व में आप ये कह सकते हैं कि भारत को एक अलग पहचान दी है, और जिस नीति को आप कह सकते हैं कि जो विश्व में जो एक शीत युद्ध का जो माहौल बन रहा था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, उस शीत युद्ध में भी जिसने तनाव शिथिलता की स्थिति जो लेके आई है, तनाव में जो कमी जो नीति लेके आई थी, और वो नीति थी गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता की नीति की जो आधारशिला है वो भी हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय रखी थी पूरे विश्व के सामने। और उसके बाद में आपने पूर्व में पढ़ा है, बांडुंग सम्मेलन जब होता है 1955 का, और उसमें एक विधिवत उन्होंने अपनी बातों के माध्यम से सारा क्लियर किया, उनके जो विचार थे सबको पसंद आते हैं, और उसके बाद में 1961 में विधिवत रूप से बेलग्रेड सम्मेलन में इसकी शुरुआत हो जाती है, प्रथम शिखर सम्मेलन के साथ ही। तो ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा प्रभाव, या आप कह सकते हैं विश्व को एक बहुत बड़ी देन उन्होंने दी है कि लोग सैन्य गुटों से अलग रहते हुए एक जिसे कहते हैं कि एक सकारात्मक नीति के रूप में एक नई पहल आपस में मिलकर करें विकासशील राष्ट्र। ये जो एक नया गठजोड़ जो विश्व शांति को बढ़ावा देने वाला है गुट निरपेक्षता का, उसमें हम उस दौर में भी बिलीव करते थे जब गुट निरपेक्षता का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, और आज भी हम विश्व में गुट निरपेक्षता के उन्हीं मूल सिद्धांतों, मूल उद्देश्यों को और अधिक उन जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो इस दृष्टि से गुट निरपेक्षता भी हमारी विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो प्रारंभ से लेकर अब तक चली आ रही है। ठीक है, अगला जो भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांतों को यदि हम देखें तो हमारा मूल सिद्धांतों में, हमारी फॉरेन पॉलिसी में आपको देखने को यह मिलेगा कि हमने सैन्य जो संगठन है, सैन्य जो संधियां हैं, जैसे नाटो है, सीटो है, सेंटो, वारसा, ये कौन सी संधियां हैं? ये सैनिक संधियां हैं। सैनिक संधियां किसके लिए बनती हैं? अपनी सुरक्षा के लिए बनती हैं, या उस स्थिति में कि यदि एक पर आक्रमण हो तो वो सब पे आक्रमण माना जाएगा और सब मिलकर उसका प्रतिरोध करेंगे, वापस उसके जो रिकाउंटर, जो एक दोबारा उसके प्रति आक्रमण जिसको कहते हैं वो है, वो करेंगे। या जहां भी उनको लगेगा कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही है, वहां वो उस स्थिति में उनको लगेगा कि समस्या क्रिएट हो सकती है। लेकिन मूल भाव ये सीधा समझ लीजिए कि एक सुरक्षा को लेकर सेनाओं का जो एक संधि है जिसमें आक्रमण जो करना है वो सब मिलकर करेंगे, ये जो एक भाव जहां दिखाई देते हैं वो सैन्य संधियां कहलाती है। तो भारत इन सैन्य संधियों से दूर है। भारत हमेशा वो संधियां, वो समझौते उसने किए जो राजनीतिक संधियां हैं, राजनीतिक समझौते हैं, मैत्रीपूर्ण संधियां हैं, जो विभिन्न विवादों को हल करने वाली जो संधियां हैं उसमें हमने बिलीव किया है। रीजनल कॉर्पोरेशन की जो संधियां हैं, क्षेत्रीय सहयोग को लेकर जो संधियां हैं वो हमने की हैं, लेकिन हमने सैन्य संधियों में विश्वास नहीं रखा है। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि हमारा, देखिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि हमारी विदेश नीति पर पंडित नेहरू, गांधी जी का जो प्रभाव है, जो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, पंचशील के सिद्धांतों पे जो चलने वाली नीतियां हैं, हमने हमेशा उनको प्रमुखता में रखा है। और यही कारण है कि हम आज भी यूएनओ के मूल जो सिद्धांत हैं उन पर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली जो भारत की विदेश नीति की विशेषता है कि चूंकि भारत ने बहुत लंबे समय तक स्वयं ने भी उपनिवेशवाद को झेला था, साम्राज्यवाद को झेला था ब्रिटेन के, तो हमेशा से उन्होंने देश आजाद होने के बाद में अपने एक विशेष लक्ष्य के रूप में ये रखा, और भारत ने हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन समस्त ताकतों का विरोध किया है जिन्होंने साम्राज्यवादी सिस्टम को बढ़ावा दिया है, या साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को जिन्होंने पनपाया है, या साम्राज्यवाद जहां उन्होंने किया है उनका विरोध किया है। उपनिवेशवाद का भारत ने बिल्कुल खुल के विरोध किया है। भारत कभी भी अन्य राष्ट्रों को न अपने अधीन रखने का प्रयास करता है और ना ही वह उन राष्ट्रों का समर्थन करता है जो उपनिवेशवाद में को बढ़ावा देते हैं या उसमें विश्वास करते हैं। तो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और
रंग भेद जहां भी हमें दिखाई दिया है, हमने हमेशा उनका विरोध किया है। हमने समानता की नीति का समर्थन किया है, और नस्ल भेद जो हमें ये गोरे और काले का जो भेद है, जो आपको पश्चिमी राष्ट्रों में दिखाई देता है, इन सब का भारत ने हमेशा क्या किया है? खुल के विरोध किया है। ठीक है ना? यह विरोध आपको भारत की विदेश नीति में स्थायी रूप से दिखाई देता है। भारत ने कभी भी उपनिवेशी घटनाओं का समर्थन नहीं किया, भारत ने कभी रंग भेद का समर्थन नहीं किया, भारत ने कभी भी नस्ल भेद का समर्थन नहीं किया, और भारत ने कभी भी अपनी विदेश नीति में साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं किया। और जहां भी ऐसी कोशिशें की गई है, यहां की आप शुरू में देखते हैं कि हमने प्रारंभ में जो इजराइल का जिस समय निर्माण हुआ, उस समय भी अरब कंट्रीज के पक्ष में हम बोले हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि जब चीन में महाशक्तियों का जो एक प्रभाव था, उस दौर में भी भारत चीन के साथ उस दौर में खड़ा हुआ, जब वहां पे ये क्रांतियां वगैरह हुई साम्यवादी। तो आप ये देखिए कि हमने हमेशा ये देखा है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की विषमता विश्व में नहीं फैले, किसी प्रकार की विषमता विश्व में प्रसारित न हो, उनमें भारत ने कभी कोई अपनी भूमिका सकारात्मक नहीं निभाई है, बल्कि इनके विरोध में भारत ने हमेशा खड़ा रहा है। असमानता के विरोध में खड़ा रहा है, उपनिवेशवाद के विरोध में खड़ा रहा है, साम्राज्यवाद के विरोध में खड़ा रहा है, रंग भेद और नस्ल भेद के विरोध में भारत हमेशा खड़ा रहा है। अन्य जो विशेषताएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।